नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे थे और आज उसी सीरीज के हम लास्ट चैप्टर को, ठीक है, यानी कि अर्ली मेडावल पीरियड, पूर्व मध्यकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज ही एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की जो सीरीज था उसका ये आज जो है लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी मेडावल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज की क्लास में हम अर्ली मेडावल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी जो है उत्तर भारत के जो क्षेत्रीय राजवंश थे दोस्तों, जो कि लेकर के 7वीं 8वीं शताब्दी के समय में, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दिए आप सभी लोग। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन या सीरीज अभी तक आप लोग के सामने डिस्कस किया गया है, आपको पसंद आया होगा, उन्हें देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से जो है चीजों को अच्छे से डिस्कस करूं, डिस्क्राइब करूं, जिससे कि आपका ना सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बल्कि उन क्वेश्चन के थ्रू आपका चैप्टर भी रिविजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। क्वेश्चंस में पढ़ूंगी और फिर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे साथ आंसर भी देते हुए चलिएगा। तो जुड़ जाइए सेशन से, सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, खासकर तराइन के युद्ध, ठीक है। और अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जो चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में उल्लेख है, वहां पे हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान कौन है जिनके बारे में हम इतिहास में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं? क्या वो प्रथम है, द्वितीय या फिर तृतीय है? ऑप्शन जो है आपके सामने है। ये क्वेश्चन पीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के। और दोस्तों, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो ये इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय से प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ये चौहान वंश के शासक थे। अगर इनके बारे में आपसे पूछे कि पृथ्वीराज चौहान किस वंश के शासक थे, तो चौहान वंश के ये शासक है। अग्निकुंड से उत्पन्न 4 जातियों में से एक चौहान वंश। और इनके बारे में बात करें तो इनको क्या क्या कहा जाता था दोस्तों? इनको राय पिथौरा के भी नाम से जो है ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। और इनके बारे में और क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें देखिए अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें हिंदू गौरव का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें हिंदू गौरव का, ठीक है, अंतिम सूर्य कहा जाता है, ठीक है, अंतिम सूर्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो है उपाधि क्या थी दोस्तों, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, अगर उपाधि आपसे पूछे तो क्या थी उपाधि इनकी? ठीक है, दल पुंगल। ध्यान रखिएगा कौन सी उपाधि थी, ठीक है, दल पुंगल उपाधि। दल पुंगल उपाधि से तात्पर्य क्या है? यानी कि विश्व विजेता, ठीक है। कौन सी उपाधि? विश्व विजेता, ठीक है। अच्छा, इनको और किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, तराइन के युद्ध के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए थे दोस्तों। प्रथम जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गौरी, और ठीक है पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, मोहम्मद गौरी था, ठीक है। और कौन था दोस्तों? ठीक है, और पृथ्वीराज, ठीक है, तृतीय वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय थे, जिसमें कौन जीता है दोस्तों? प्रथम वाले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीतते। फिर तराइन का दूसरा युद्ध भी होता है दोस्तों, ठीक है, 1 साल के बाद, यानी कि 1192 में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी जो है विजयी हो जाता है। और भारत में जो है, भारत की धरती पे कौन सी सत्ता स्थापित होती है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना होती है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना होती है। तो ये जो है महत्वपूर्ण चीजों के लिए पृथ्वीराज तृतीय जाने जाते हैं। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासों से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का किससे संपर्क था? बर्मा से था, थाईलैंड से था, कंबोडिया से था, या फिर जावा सुमात्रा? जावा सुमात्रा दोस्तों इंडोनेशिया के द्वीप है। और ये जो है प्राचीन काल के कुछ ताम्रपत्र लेख है जो ये दर्शाते हैं कि जावा सुमात्रा से जो है बिहार के राजाओं का संपर्क था, ठीक है। यहीं पे दोस्तों बिहार और उस समय पश्चिम बंगाल ये सब एक हुआ करते थे, बंगाल, और इस समय जो है वंश था,
ठीक है, इस क्षेत्र में जो शासन करता था जिसका नाम था पाल वंश। और पाल वंश का दोस्तों एक शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था दोस्तों, देवपाल। ठीक है, देवपाल जो था एक शासक था, ठीक है, जो कि किस धर्म को मानने वाला था, वो बौद्ध मतावलंबी था। ठीक है, बौद्ध मतावलंबी था। और ध्यान रखिएगा, इस समय जावा सुमात्रा में एक शैलेंद्र वंशी शासक था। ठीक है, कौन सा वंश था, शैलेंद्र वंशी शासक था। ठीक है, जिसका नाम क्या था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जो शासन करता था जावा सुमात्रा वाले क्षेत्र में, शैलेंद्र वंश का शासक था। और इसने अनुरोध किया था देवपाल से बिहार में, ठीक है, एक विहार बनाने का, ठीक है, एक बौद्ध विहार बनाने का अनुरोध किया था, जिसको लेकर के देवपाल मान गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसने इस विहार को बनाने के लिए बाल देवपुत्र को, ठीक है, क्या दिया था, 5 गांव जो है दान में दिया था। ठीक है, 5 गांव दान में भी दिया था, किसने, देवपाल ने। ठीक है, किसको दिया था, बालपुत्र देव को दिया था, जो कि जावा सुमात्रा वाले जो है शैलेंद्र वंशी शासक था। तो इससे ये पता चलता है कि भाई, ये अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि ये जो बिहार के जो राजा थे उनका संपर्क हुआ करता था जावा सुमात्रा वाले क्षेत्र से। ठीक है, व्यापारिक संबंध भी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने में, ठीक है, दान देने के लिए प्रार्थना की। तो ध्यान रखिएगा, सुवर्ण भूमि दोस्तों ये जो है जावा सुमात्रा वाले क्षेत्र को ही जो है क्या कहा जाता था, सुवर्ण भूमि। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि वहां पे शैलेंद्र वंशी शासक था दोस्तों बालपुत्र देव, जिसने पाल वंश के शासक देवपाल से क्या किया था दोस्तों, प्रार्थना किया था कि उसे जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के जो है इजाजत दी जाए, और उस बौद्ध विहार के रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का भी जो है प्रार्थना किया था देवपाल से। और देवपाल ने, ठीक है, 5 गांव से दान में भी दिया था। ये ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। तो वो राजा कौन था दोस्तों, बालपुत्र देव था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोविंद चंद्र पाल, ठीक है, यहाँ पे गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देव ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। देखिए, गोविंद चंद्र जो है गढ़वाल के शासक थे और उनकी रानी है कुमार देवी, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, बौद्ध थी वो। और उन्होंने, ठीक है, धर्म चक्र जिन विहार जो है कहाँ बनवाया था। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ध्यान रखिएगा, डी सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में, जहां पे अशोक का स्तंभ भी बनाया गया है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ है अशोक का, वहीं पे जो है ये गोविंद चंद्र जो कि गढ़वाल वंश का शासक है। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल वंश के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल वंश दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना चंद्रदेव ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना चंद्रदेव ने किया था लगभग 1080 में। और चंद्रदेव ने जो शासन किया था वो 1080 से 1085 के बीच में शासन किया था। और ये दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कन्नौज जो कि हर्ष की राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियां जो है आपस में भिड़ जाती। कौन कौन सी 3 शक्तियां थी, प्रतिहार थी, राष्ट्रकूट थी, और कौन सा दोस्तों, ठीक है, पाल थी। जिसमें से प्रतिहारों ने सबसे लंबे समय तक कन्नौज पर शासन किया। प्रतिहारों के ये दोस्तों ये सामंत हुआ करते थे। ठीक है, कौन दोस्तों, ये गढ़वाल। और यहाँ पे जो है प्रतिहारों के पतन के बाद चंद्रदेव ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्नौज व बनारस के बीच में, ठीक है, कन्नौज व बनारस के बीच में गढ़वाल वंश की स्थापना किया था। राजधानी इनकी कन्नौज थी। और इसी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की अगर हम समय की बात करें तो 1014 से लेकर के 1055 के 1114 से लेकर के 1155 के बीच में इसने शासन किया। इसकी जो एक रानी थी दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण जो है शासक था। इसी की रानी है दोस्तों, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, कुमार देवी। ठीक है, कुमार देवी जो कि क्या थी दोस्तों, बौद्ध थी। ठीक है, कुमार देवी क्या थी दोस्तों, इसके बारे में अगर देखा जाए तो कुमार देवी दोस्तों बौद्ध थी। ठीक है, ये बौद्ध थी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसने जो है अशोक के द्वारा जो सारनाथ में निर्मित, ठीक है, धर्म रज्जिका स्तूप है, वहां पे इसने धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसी का जो है अभिलेख है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों, कुमार देवी का ही एक अभिलेख है जिसका नाम है सारनाथ लेख। ठीक है, सारनाथ लेख, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कुमार देवी का ही है। और इस सारनाथ अभिलेख में इसने गोविंद चंद्र को दोस्तों क्या कहा है, ठीक है, विष्णु का अवतार कहा है। ठीक है, किसको कहा है, विष्णु का अवतार बताया है।
ठीक है। गोविंद्र किसको दोस्तों, गोविंद्र चंद्र को किसने दोस्तों, कुमार देवी ने बताया। ठीक है, सारनाथ लेक में। तो ये गढ़वाल वंश से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, अगर राजधानी आपसे पूछे तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कन्नौज थी। ठीक है, राजधानी कन्नौज थी। और ये जो है चंद्रवंशी थे। ठीक है, चंद्रवंशीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया, चंद्रवंशी है, ब्राह्मण, यजुवंशी या फिर सूर्यवंशी है। तो बताइए क्या बताया गया है हमीर महाकाव्य में। दोस्तों हमीर महाकाव्य में जो है चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, सूर्यवंशी हमीर महाकाव्य में बताया गया है। ठीक है, हमीर महाकाव्य और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के अनुसार देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, अबू पर्वत। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा अबू पर्वत के बारे में। ठीक है, थोड़ी इसकी स्टोरी सुन लीजिए। ठीक है, हाँ, अबू पर्वत जो कि दोस्तों ध्यान रखिएगा ये माउंट आबू अबू पर्वत है जो कि राजस्थान में। अबू पर्वत पे दोस्तों कुछ ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे। ठीक है, जब ऋषि तपस्या कर रहे थे तो वहां पे कुछ असुरों के द्वारा उनके तपस्या में क्या किया गया, उनके यज्ञ में विघ्न डाला गया। उसके बाद जो है ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया दोस्तों, ठीक है, ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से दोस्तों 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। इन 4 जातियों ने क्या किया, इन असुरों से जो है ऋषियों की रक्षा किया, उनके यज्ञ में जो वो विघ्न डाल रहे थे उनसे उनकी रक्षा किया। ये 4 जाति कौन थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। एक तो गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, और कौन से थे दोस्तों, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार के बारे में चालुक्य। ठीक है, गुजरात के चालुक्य, ध्यान रखिएगा, ये हमें वातापी के चालुक्य नहीं, गुजरात के चालुक्य जो शाखा थी जिसको हम सोलंकी शाखा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद परमार थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमार थे जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पवार भी नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों चौहान, ठीक है, कौन से, चौहान। ठीक है, चौहान जिसे हम चौहान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन 4 जो कि अग्निकुंड से उत्पन्न जो है 4 जातियां कहा जाता है, और उसी में से एक उत्पन्न थी चौहान जाति जो कि सूर्यवंशी थी। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसी जाति से संबंधित थे। ठीक है, इसी जो है उत्पत्ति से ये संबंधित है, सूर्यवंश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सूर्य को चौहान क्या माना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये ध्यान रखिएगा, जो सूर्य के पुत्र है दोस्तों, सूर्य के पुत्र। ठीक है, क्या नाम है उनका, चहमान। ठीक है, चहमान नामक वंशज को ये मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की आला उदल संबंधित है, किससे संबंधित है आला उदल, ये देखिए किस क्षेत्र से संबंधित है आला उदल दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा ये महोबा से संबंधित है। ठीक है, आला उदल की बात करें दोस्तों तो ये महोबा से संबंधित है। ठीक है, इनकी स्टोरी जो है, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात किया। ठीक है, तो इनके जो है परमार शासक थे, माफ करिएगा दोस्तों, अंतिम चंदेल शासक थे। चंदेलों, देखिए खजुराहो के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो चंदेल वंश के शासक राज करते थे, तो उनके अंतिम चंदेल शासक थे दोस्तों, अंतिम चंदेल शासक। ठीक है, परमर्दी देव, ध्यान रखिएगा क्या नाम था, परमर्दी देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमर्दी देव। ठीक है, जिन्होंने देखिए ध्यान रखिएगा कब से शासन किया था, तो ये लगभग 1202 तक बीच में शासन किया था। परमर्दी देव से जो है ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है दोस्तों, कब होता है, 1182 में। ठीक है, 1182 में परमर्दी देव का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध होता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय पराजय जो है विजयी होते हैं। और यहाँ पे जो परमर्दी देव के, ठीक है, सेनापति थे आला और उदल, जो कि बहुत बहादुरी से पृथ्वीराज चौहान का सामना करते हैं और ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद इतिहास में इनका नाम दर्ज हो जाता है। और यहाँ पे जो है पृथ्वीराज तृतीय, आला उदल जो कि परमर्दी देव के जो है सेनापति थे, इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, कहा जाता है इनकी मूर्तियां भी लगवाते हैं। तो ये जो है महोबा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां से संबंधित है, महोबा से संबंधित है। ठीक है, चलिए पृथ्वीराज रासों के लेखक है कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी से। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों से हमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रबरदाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के ही, ठीक है, दरबारी कवि थे। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के ये दरबारी कवि थे। ठीक है,
कौन दोस्तों? ये, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था? चौहानों के, जो कि पृथ्वीराज चौहान क्या थे? चौहान थे। चौहान, और चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। जो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ से जो 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी उसमें से चौहान थे। ये जानकारी हमें पृथ्वीराज, ठीक है, चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों से मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या गलत है। देखिए पहला क्या है? अबुर रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान, क्या इन्होंने हमीर रासो लिखा? देखिए पहला ही हमें ऑप्शन मिल गया, गलत है। हमीर रासो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, सारंगधर के द्वारा, ठीक है, सारंगधर के द्वारा जो है हमीर रासो लिखा गया। चंद बरदाई पृथ्वीराज, आलाखंड, ठीक है, ठीक है, जगनिक के द्वारा, सही है। नरपति नाल्हा, ठीक है, विशल देव रासो, ये भी सही है। हमारा गलत आंसर क्या है दोस्तों? ए गलत था, ठीक है। अब यहाँ पे अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखा है, सारंगधर ने जो है हमीर रासो की रचना की है। चलिए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? यानी कि दिल्ली, जो आज का दिल्ली शहर है दोस्तों, दिल्ली का शहर की स्थापना किसने किया था, जिसपे आगे चल करके जो है यहाँ पे चौहान वंशों का शासन हो गया था? तो यहाँ पे किस राजवंश में से 8वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है जो है तोमर वंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी है। तो ये 8वीं शताब्दी में जो दिल्ली शहर की स्थापना की थी वो तोमर वंश के, ठीक है, किसने किया था? तोमर वंश के एक शासक थे दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, अनंगपाल, ठीक है, किसने किया था? अनंगपाल ने जो है तोमर वंश के जो शासक थे अनंगपाल ने, उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। और इसके बारे में जो है हमें जानकारी किससे मिलती है? तो ये ध्यान रखिएगा, चंद बरदाई से, ठीक है, चंद बरदाई की जो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे जो है 8वीं शताब्दी में दिल्ली का शहर की जो स्थापना की थी वो तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था। आगे चल करके दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पे जो है चौहान शासकों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किस क्षेत्र का? जो है प्राचीन नाम जैजाक भुक्ति था। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, मालवा है या फिर विदर्भ है? तो बताइए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ठीक है, बुंदेलखंड का जो नाम था, प्राचीन नाम, ठीक है, ये जैजाक भुक्ति था। और अगर देखें जैजाक भुक्ति दोस्तों, जो कि चंदेल वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, देखिए ये चंदेल वंश जो है इस क्षेत्र में शासन करता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है चंदेल वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन थे दोस्तों? संस्थापक की बात करें तो चंदेल वंश के जो संस्थापक है नन्नुक, ठीक है, तो नन्नुक के पुत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नन्नुक के पुत्र है दोस्तों जिनका नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? जय सिंह, ठीक है, जय सिंह, जिसे अन्य नाम से जाना जाता था, कौन से नाम से दोस्तों? जेज्जा, ठीक है, जेज्जा के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं के नाम से जो है इस क्षेत्र का जैजाक भुक्ति जो है नाम पड़ा था, ठीक है, चंदेल वंश। और चंदेलों की राजधानी दोस्तों क्या हुआ करती थी? ठीक है, चंदेलों की जो राजधानी हुआ करती थी, देखिए खजुराहो जो थी राजधानी, खजुराहो के जो मंदिर काफी फेमस है, हम लोगों ने बात किया था, कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे जो है महत्वपूर्ण मंदिर था, भगवान शिव को समर्पित था। तो ठीक है, नन्नुक के पुत्र जय सिंह, जिसे जिज्जा के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा था। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? जैजाक भुक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों की, धंगदेव किस वंश का शासक था? ठीक है, किस वंश का शासक था धंगदेव? देखिए धंग की दोस्तों, धंगदेव को धंग जो है धंग नाम से भी जाना जाता था, और ये किस वंश का शासक था? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है। ठीक है, जैजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था दोस्तों धंगदेव, और ये काफी प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इसका जो टाइम पीरियड है, ये कब से कब तक जो है शासन किया था? तो 950 से लेकर के 1002 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, और ये जो है किसका पुत्र था? तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, जिन्हें हम ठीक है यहाँ पे जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, यशोवर्मन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यशोवर्मन कह रही हूँ, हाँ यशोवर्मन,
ठीक है, यशोवर्मन का ये क्या था, पुत्र था। ठीक है, यशोवर्मन का ये पुत्र था। ठीक है, धनदेव। और जो है इसके बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है, कौन से अभिलेख से, तो ये जो है हमें ध्यान रखिएगा खजुराहो। ठीक है, खजुराहो। और एक और अभिलेख है दोस्तों जिसका नाम है नैनोरा अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा नैनोरा अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चूंकि ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में जो शासन करते थे दोस्तों, कौन शासन करते थे, प्रतिहार जो है शासन करते थे। और दोस्तों प्रतिहारों से जो है मुक्ति दिलाने का एक तरीके से क्या किया था दोस्तों, प्रतिहारों के अधीनता से मुक्ति दिलाने का कार्य दोस्तों किसे कहा जाता है, कौन क्या किया था, तो धनदेव ने किया था। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इसे जो है यहाँ पे चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक जनदाता किसे कहा जाता है दोस्तों, धनदेव को। यहाँ पे धनदेव को कहा जाता है। तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, चंदेलों के, ठीक है, चंदेलों के, ठीक है, स्वाधीनता के, ठीक है, स्वाधीनता के वास्तव, ठीक है, वास्तविक जो जनदाता कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, धनदेव, क्योंकि उसने जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक है, इसने अपने प्रतिहारों से स्वयं को क्या किया था, मुक्ति दिलाया था। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो पूर्व मध्यकाल में जो अभिलेख हुआ करते थे, ठीक है, तो अभिलेखों में जो है हिंदी देवनागरी, ठीक है, हिंदी की जो देवनागरी, ठीक है, हिंदी की देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा पूर्व मध्यकाल में, ठीक है, अभिलेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि इस्तेमाल करने वाला जो पहला शासक था वो धनदेव था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे कि अगर कौन कौन से मंदिर, ये ध्यान रखिएगा, बैजनाथ का मंदिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से मंदिर था, बैद्यनाथ का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा विश्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्वनाथ का मंदिर है। और कौन सी मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे जिननाथ का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, खजुराहो के जो कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है, इसलिए इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या कहा जाता है, इसको मंदिरों का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का निर्माता इसे कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, धनदेव को मंदिरों का निर्माता कहा जाता है। आगे चल करके दोस्तों 1002 में इसने क्या किया था, प्रयाग पे जो है, प्रयागराज में जो संगम है वहां पे इसने शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि धनदेव से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य मिला। सबसे इंपॉर्टेंट से इसे मंदिरों का निर्माता कहा जाता है क्योंकि इसने बैद्यनाथ, विश्वनाथ, ठीक है, जिननाथ और साथ ही साथ कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसे जो है चंदेलों के, ठीक है, एक तरीके से स्वाधीनता का वास्तविक जनदाता कहा जाता है, किसने इसने प्रतिहारों से मुक्ति प्राप्त की। इसके जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके जो है अभिलेख में हमने जो है पूर्व मध्यकाल में जो है हिंदी देवनागरी का इस्तेमाल करने वाला जो पहला शासक था वो धनदेव था। ठीक है, और खजुराहो नैनोरा, ठीक है, नैनोरा अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शासकों के सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे से दिए गए कूट से सही जो है, यहाँ पे देखिए चंदेल वंश के शासकों का नाम दिया है और हमें बताना है कि इनका जो है क्रम क्या था। सबसे पहले कौन सा शासक है, उसके बाद कौन सा शासक है, ये क्रम जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो कौन से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा शासकों की बात करें तो सबसे पहला अगर बात करते हैं दोस्तों इसके करेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, यानी कि सबसे पहले धन की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे धन नहीं, सबसे यशोवर्मा है। ठीक है, यशोवर्मा के यहाँ पे टाइम पीरियड की दोस्तों बात किया जाए तो ठीक है, यहाँ पे जो है टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों 1930 से लेकर के 930 से लेकर के 950। उसके बाद बात करें दोस्तों धंग का टाइम पीरियड आता है, अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों क्या टाइम पीरियड था यहाँ पे, ठीक है, 950 से लेकर के दोस्तों 950 से लेकर के 1002, अभी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों विद्याधर, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था विद्याधर, ठीक है, जो कि 1019 से लेकर के दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, कौन सा समय था 1029, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1029। फिर यहाँ पे कीर्तिवर्मन लास्ट में आता है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1060 से लेकर के 1100, ठीक है, ये लगभग टाइम पीरियड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं यशोवर्मा की, फिर धंग, ठीक है, उसी का पुत्र है, फिर विद्याधर है, फिर कीर्तिवर्मा है। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न है हमारा कि चित्तौड़ के
त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुवन नारायण मंदिर शिव मंदिर है, ठीक है, शिव को समर्पित मंदिर है। और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक शिव मंदिर है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। तो ये ध्यान रखिएगा, परमार राजा भोज ने, ठीक है, परमार के राजा भोज थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज है, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये परमार राजा भोज जो है उनके द्वारा जो है ये जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। काफी विद्वान शासक थे, इन्होंने कई सारी जो है पुस्तकों की भी रचना किया था, जैसे कि इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण है पुस्तक जिसका नाम है, ठीक है, सरस्वती कंठ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरस्वती कंठ भारत जो है इनकी पुस्तक है जिसकी इन्होंने रचना किया था। और क्या था? श्रृंगार प्रकाश की रचना इन्होंने किया, ठीक है, इसकी रचना किया इन्होंने। और किसकी रचना किया इन्होंने दोस्तों? तो प्राकृतिक व्याकरण की रचना इन्होंने की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तर बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर बंगाल में जो है ये पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है ये उत्तर बंगाल वाले क्षेत्र में स्थित है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है क्षेत्र चूंकि उत्तरी बंगाल वाले क्षेत्र में स्थित है, यहाँ बहुत सारे शासकों ने, जैसे कि पाल वंश ने शासन किया यहाँ पे, ठीक है, पाल ने किया, चंद्र ने किया, ठीक है, और सेन वंश ने जो है यहाँ पे शासन किया, ठीक है, और इसके क्षेत्राधिकार जो है काफी ज्यादा कहाँ पे, यानी कि उत्तरी बंगाल वाले क्षेत्र पे ये फेमस है। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन है? देखिए अभी हमने बताया कि पाल जो है ये यहाँ पे जो है बंगाल वाले और जो बिहार वाले क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया था। और पाल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, गोपाल जो है वो पाल वंश का जो है शासक है। इसी वंश का शासक है दोस्तों धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और गोपाल जिसको प्रजा के द्वारा जो है चुना गया था, ठीक है, जो पाल वंश का शासक है धर्मपाल, इसको प्रजा के द्वारा चुना गया था, क्योंकि बंगाल में कहा जाता है कि मत्स्य न्याय यानी कि बड़ी मछलियां, जब छोटी मछलियों को खाने लगी थी, अराजकता फैल गई थी काफी ज्यादा, तो वहां की जनता ने, ठीक है, कहा जाता है लक्ष्मी का हाथ दिया किसको? गोपाल को, और वहां पे शासन करने का अधिकार दिया। तो जो है जनता के द्वारा चुना गया ये शासक है गोपाल। और ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ये लोग क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और ये चूंकि एक क्षत्रिय वंश था बावजूद इसके ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और इन्होंने जो है नालंदा में भी क्या करवाया था? गोपाल ने नालंदा में भी बिहार की स्थापना करवाई थी। तो पाल वंश का संस्थापक है दोस्तों कौन? गोपाल। अगला है अदोन्त शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उदंत जो शिक्षा केंद्र है ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार में स्थित है। और ये उदंत शिक्षा केंद्र का जो है स्थापना कराया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जो है गोपाल के द्वारा, पाल वंश के जो शासक है दोस्तों, पाल वंश के जो शासक है गोपाल के द्वारा जो है ये उदंतपुर शिक्षा केंद्र का निर्माण करवाया गया था। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, किसे? उदनापुर के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, किसे? उदंतपुर शिक्षा विहार। ठीक है, और ये कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, अगर गोपाल के टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो ये 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। तो ये टाइम पीरियड है जब बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में पाल वंश का शासन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ठीक है, तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। सोमपुर महाविहार की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों ये भी पहाड़पुर में है। ठीक है, ये बंगाल पहाड़पुर में है। और इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों किसने करवाया था? तो ये ध्यान रखिएगा धर्मपाल के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। पाल वंश का शासक है धर्मपाल। और धर्मपाल की दोस्तों बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोपाल के बाद जो है पाल वंश का शासक बनता है धर्मपाल, जो कि 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, और इसके बारे में जो है हमें जानकारी जो मिलती है, ठीक है, लेखों से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसने विक्रमशील जो है उपाधि धारण किया था। ठीक है, विक्रमशील की उपाधि धारण किया था। इसने परम सौगात की उपाधि जो है, माफ करिएगा, परमेश्वर की उपाधि इसने धारण किया था। परम सौगात भी से इसके जो है अभिलेखों में इसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है, अभिलेखों में इसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है, और इसने जो है विक्रमशिला, ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। और इसने सोमपुर महाविहार की भी स्थापना करवाई।
और ये बहुत ही, चूंकि ये भी विद्वान था और इसकी जो है राज्य में, ध्यान रखिएगा, एक प्रसिद्ध बौद्ध लेखक भी रहते थे दोस्तों, जिनका नाम क्या था दोस्तों, हरिभद्र। हरिभद्र जो कि एक बौद्ध, ठीक है, एक बौद्ध लेखक थे जो कि इसके दरबार में रहा करते थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, लिख लीजिए, ठीक है। और हरिभद्र ने किसकी रचना किया था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, अष्ट सहस्त्रिका की रचना की थी, ठीक है। किसने, अष्ट सहस्त्रिका, ठीक है, प्रज्ञा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रज्ञा पारमिता की रचना किसके द्वारा किया गया था, हरिभद्र के द्वारा किया गया था। और हरिभद्र किसके दरबार में रहते थे, तो धर्मपाल के दरबार में रहा करते थे। और इस तारानाथ जो कि एक तिब्बती बौद्ध जो है भिक्षुक थे, तारानाथ ने यह बताया था कि धर्मपाल ने लगभग 50 जो है धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाया था। काफी धार्मिक रूप से असहिष्णु, ठीक है, धार्मिक रूप से ये क्या था, असहिष्णु, और ये कट्टर व्यक्ति नहीं था, ठीक है, सहिष्णु व्यक्ति था, ठीक है। तो ये जो है बताते कौन, तारानाथ। तो यहाँ पे धर्मपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। देखिए वही प्रश्न आ गया, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी स्पेशल मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना कराई गई थी वो धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, जैसा कि अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ये पाल वंशी शासक के द्वारा, किसके द्वारा, धर्मपाल ने। और हमने अभी बात किया कि धर्मपाल की जो टाइम पीरियड थी वो 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक थी। और इससे जो है कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि गुप्त काल के समय में कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद काफी ज्यादा विक्रमशिला, ठीक है, विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था, काफी विकसित रूप इसका देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, और ये किस राज्य में अवस्थित है। अभी हम लोगों ने बात किया कि ये जो है बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में ये शासन करते थे, तो बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिहार वाले क्षेत्र में ये जो है अवस्थित है, ठीक है। और बिहार राज्य के कौन से, अगर जिला पूछ दे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन से जिले में है ये ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ दे तो, ठीक है। तो ये जो है भागलपुर, ठीक है, कौन से जिले में है दोस्तों, तो ये भागलपुर जिले में, ठीक है, कौन से जिले में है ये, भागलपुर जिले में है, ठीक है, भागलपुर जिले में ये जो है अवस्थित है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित और साथ ही साथ अन्य जैसे न्याय, तत्व ज्ञान, ठीक है, और व्याकरण आदि से संबंधित जो है शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लगभग इसको कहा जाता है, इस विश्वविद्यालय को भी जो मोहम्मद गौरी का, ठीक है, गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार जो है खिलजी, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था बख्तियार खिलजी ने जो है इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के साथ, ठीक है। अगला है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं और को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। किसको, हर्षवर्धन को, यशोवर्मन, गोपाल या फिर नंदीवर्मन पल्लवमल को। देखिए अभी हमने आपको बताया कि पाल वंश का जो शासक था दोस्तों गोपाल, ठीक है, ये पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। और हमने आपको बताया था कि जब बंगाल में अराजकता की स्थिति हो गई थी, मत्स्य न्याय जब वहां पे क्या हो गया था, फिर प्रचलित हो गया था मत्स्य न्याय, तो इस मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए बंगाल की जनता ने गोपाल को जो है लक्ष्मी का हाथ सौंपा, ठीक है। तो गोपाल जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे पल्लव वंश का शासक है दोस्तों नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन पल्लवमल को जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया था। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे पल्लव वंश जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है पल्लव शासक थे दोस्तों जिनका नाम था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, परमेश्वरम वर्मन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, परमेश्वरम वर्मन जो है जब उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है वहां की जनता ने जो है नंदीवर्मन पल्लवमल को जो है अपना शासक चुना, ठीक है। तो ये दो शासक जो है गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल जो है ये जनता के द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो शिक्षा का केंद्र पूर्व मध्य काल में दोस्तों नहीं था, कौन सा नहीं था, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुर। तो उदंतपुर देखिए अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों, ये तो था ही था, ठीक है, उदंतपुर शिक्षा विहार, ठीक है, यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी बिहार की स्थापना जो की गई थी उदंतपुर गोपाल के द्वारा किया गया था,
ठीक है, गोपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश का संस्थापक है। नालंदा विश्वविद्यालय भी दोस्तों थी, जो कि एक गुप्त वंश के समय में, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा जो है सबसे पहला दान दिया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, धर्मपाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पाल वंश का शासक धर्मपाल। लेकिन तक्षशिला दोस्तों ये प्राचीन काल में फेमस था। तक्षशिला जो कि गांधार की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्राचीन समय में तक्षशिला जो है गांधार राज्य की राजधानी थी, ठीक है, गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और ये प्राचीन काल में बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय हुआ करता था। कहा जाता है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। यहाँ पे महत्वपूर्ण शासकों ने शिक्षा दीक्षा जो ली थी, जैसे कि बात करें दोस्तों, कौशल के राजा प्रसेनजीत ने यहाँ से शिक्षा लिया था। बिंबिसार का जो राजवैद्य था दोस्तों, जीवक ने, ठीक है, जीवक ने, ठीक है, और प्रसेनजीत ने, ठीक है, प्रसेनजीत ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। कनिष्क का दोस्तों राजवैद्य जिसका नाम है चरक जो है, उन्होंने भी यहाँ से शिक्षा लिया था। बौद्ध विद्वान दोस्तों कौन थे दोस्तों? वसुबंधु। साथ ही साथ चाणक्य ने भी दोस्तों यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था और यहाँ के आचार्य भी बने थे। तो ये जो तक्षशिला महत्वपूर्ण, तक्षशिला दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ, ठीक है, व्यापार का भी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। जो इसकी भौगोलिक स्थिति इसको व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाकी की बात कर लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दोस्तों किसने रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है, अमोघवर्ष ने, दंती दुर्ग ने, ध्रुव ने, या फिर दोस्तों, ठीक है, कृष्ण, ठीक है, प्रथम ने। तो दंती दुर्ग ने दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसने दोस्तों? दंती दुर्ग ने, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो है नींव रखी। और हमने आपसे बात किया था दोस्तों, यहाँ पे देखिए वातापी के चालुक्य थे, ठीक है, जिसके जो है शासक थे दोस्तों ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय इसका महत्वपूर्ण शासक था, जिसके बारे में ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख में ही पहली बार जो गुर्जर प्रतिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो है प्रतिहार ऐहोल अभिलेख में चालुक्य यानी कि बादामी के चालुक्यों के पतन के बाद ये जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है राष्ट्रकूटों ने अपना शासन जो है स्थापित किया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो है वादामी वातापी के जो अंतिम जो है शासक था दोस्तों कीर्तिवर्मन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीर्तिवर्मन को, ध्यान रखिएगा, कीर्तिवर्मन को पराजित करके, ठीक है, पराजित करके कब दोस्तों? किसमें? 1792, ठीक है, यहाँ पे 752 में जो है कीर्तिवर्मन, जो कि वातापी बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसने मान्य खेट को, ठीक है, क्या किया था? मान्य खेत को क्या किया था? स्वतंत्र कराया था। और ठीक है, वहां पे जो है राष्ट्रकूटों की स्थापना किया था, तो दंती दुर्ग ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ये माना जाता है कहीं कहीं पे दोस्तों ध्यान रखिएगा 736 भी जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिया रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे कहा जाता है दंती दुर्ग ने दोस्तों उज्जैनी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उज्जैनी में इसने हिरण्यगर्भ, ठीक है, कौन सा गर्भ दोस्तों? हिरण्यगर्भ जो है, ठीक है, हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ करवाया था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था? तो दंती दुर्ग ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? अभी हमने बताया कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग ने, ठीक है, हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों की, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो देखिए कौन से थे जिस जो है पिता अभियान पे गए थे और उस सैनिक छावनी में उनका जन्म हुआ था, कौन थे दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक है दोस्तों अमोघवर्ष, ठीक है। और इनके पिता की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे दोस्तों गोविंद तृतीय, ठीक है, गोविंद तृतीय, जो कि उत्तर भारत के अभियान में गए थे, ठीक है। उत्तर भारत के जब वो सफल अभियान करके लौट रहे थे तो अमोघवर्ष का जो है जन्म हुआ, ठीक है, सैनिक छावनी में। अमोघवर्ष काफी विद्वान थे, विद्वानों के भी संरक्षक थे दोस्तों, ठीक है। और ये जो है ये छावनी दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 800 वर्ष ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, कौन से? नर्मदा नदी के किनारे ये सैनिक छावनी थी, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था,
ठीक है, और कौन से स्थान पे हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा श्री, ठीक है, श्री भावन, ठीक है, श्री भावन नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि ये विद्वान थे, विद्वानों के भी संरक्षक थे, और इन्होंने ध्यान रखिएगा कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य की रचना जो है इन्होंने की थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कन्नड़ भाषा के, ठीक है, कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य की रचना किया, ठीक है, प्रथम काव्य की रचना किया, और इस काव्य का नाम क्या था दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कविराज मार्ग, ठीक है, क्या नाम है, कविराज मार्ग जो है नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य की रचना इन्होंने किया था। अमोघ वर्षतिथि, जो कि अपने पिता के, ठीक है, सैनिक अभियान के दौरान जो है सैनिक छावनी में, ठीक है, उत्तर भारत के अभियान के दौरान सैनिक छावनी में इनका जन्म हुआ, नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पे। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न है कि महानतम प्रतिहार राजा था, कौन था भाई। देखिए धर्मपाल तो अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों, देखिए एलिमिनेशन मेथड भी यहां से लगाया करिए। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमने बात किया था दोस्तों, वर्धन जो है वंश का, ठीक है, ये शासक था, ये भी नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन बचता है, मिहिर भोज और दोस्तों ध्यान रखिएगा महेंद्र पाल। तो कौन सा दोस्तों जो है शासक था, तो ये ध्यान रखिएगा मिहिर भोज जो है ये महानतम प्रतिहार जो है राजा था। अगर हम प्रतिहार वंश की दोस्तों बात करें तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रतिहार वंश की स्थापना जो है, वंश का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस वंश की जो स्थापना की गई दोस्तों वो हरीशचंद्र, ये किसके द्वारा किया गया, हरीशचंद्र के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई प्रतिहार। और इसी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज का टाइम पीरियड देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे 836 से लेकर के लगभग 885 तक इसने शासन किया था, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। और इसी के समय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक अरब यात्री है, ठीक है, अरब यात्री, ठीक है, अरब यात्री सुलेमान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुलेमान जो है वो भारत की यात्रा किया था। ठीक है, अरब यात्री, और इसने कहा था मिहिर भोज को इस्लाम का विरोधी बताया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है मिहिर भोज जो कि इसी के समय में, ठीक है, जो है अरब यात्री सुलेमान ने यात्रा किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसका एक अभिलेख है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, इस मिहिर भोज का एक अभिलेख है जिसका नाम है ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख, और ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों हमें ध्यान रखिएगा ये अभिलेख जो है शून्य, ठीक है, शून्य का प्रथम, ठीक है, शून्य का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण पत्र है। ठीक है, अभिलेखीय, ठीक है, अभिलेखीय प्रमाण है दोस्तों। कौन दोस्तों, यहाँ पे मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख शून्य का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी की अगर आपसे बात किया गया यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया, यहाँ पे धर्मपाल हो गए दोस्तों, ठीक है, जो कि पाल वंश का शासक है। वही अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे महेंद्र पाल, ठीक है, ये भी प्रतिहार वंश का शासक है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महेंद्र भोज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पुष्यभूति वंश, ठीक है, पुष्यभूति वंश, ठीक है, वर्धन वंश जो कि पुष्यभूति वंश का शासक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह की थी। तो आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है, एहोल अभिलेख में, ध्यान रखिएगा, एहोल अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस वंश का शासक है दोस्तों मिहिर भोज, जिसने आदिवराह की उपाधि धारण किया था। मिहिर भोज ये स्वयं को क्या कहता था दोस्तों, मिहिर भोज जो है ये स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था। ठीक है, स्वयं को, ठीक है, विष्णु का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विष्णु का अवतार मानता था। ठीक है, अवतार मानता था। और इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, इसका जो ग्वालियर अभिलेख अभी हम लोगों ने देखा है दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख में इसने स्वयं को क्या कहा है दोस्तों, ठीक है, आदिवराह कहा है, आदिवराह कहा है। और ठीक है, इसने एक अन्य उपाधि भी धारण की है दोस्तों, प्रभास। ठीक है, प्रभास
प्रभास अभिलेख हमें कौन से अभिलेख में, दौलतपुर, ध्यान रखिएगा इसका दौलतपुर अभिलेख है, दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास जो है ये हमें उपाधि देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी अन्य उपाधियां हैं जैसे कि यहाँ पे आदिवरा है, दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास कहा जाता है। और ये गुर्जर प्रतिहार जो है वंश का महत्वपूर्ण शासक है और ये किस धर्म को मानने वाला है, चूंकि स्वयं को विष्णु का अवतार करता है तो ये ध्यान रखिएगा वैष्णव, ठीक है, वैष्णव धर्म को मानने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो दिया गया है यहाँ पे नागभट्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नाम दिए गए हैं कौन कौन से जो है ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इनका कालक्रम बताना है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले दोस्तों कौन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, सबसे पहले आंसर पे चलते देखिए, सबसे पहले वत्सराज आते हैं। वत्सराज का जो टाइम पीरियड है दोस्तों क्या है, ठीक है, ये 775 से लेकर के 800। ठीक है, वहीं इसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट की बात करें तो ये जो है 800 से लेकर के 833 होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है दोस्तों, महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे माफ करिएगा, ठीक है, महेंद्रपाल की बात किया जाए तो, ठीक है, महेंद्रपाल की बात किया जाए तो इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों ध्यान रखिएगा 885 से लेकर के 910 है। ठीक है, उसके बाद महीपाल आते हैं 912 से लेकर के 944 तक। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, नागभट्ट द्वितीय है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पहले गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में हम बात कर रहे थे, नागभट्ट द्वितीय है, महेंद्रपाल प्रथम है, देवपाल है, लेकिन भद्रभट्ट जो है प्रथम, ध्यान रखिएगा भद्रभट्ट प्रथम जो है वो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार शासक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इन शासकों की, ठीक है, यहाँ पे जो आपको शासक दिए हुए दोस्तों, ठीक है, अग्निकुलों से उत्पन्न जो राजपूत है इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शासक जो वंश रहता है, ठीक है, जो जाति रहती है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और इनमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो गुर्जर प्रतिहार शब्द का जो हमें उल्लेख सबसे पहले मिलता है वो कहाँ मिलता है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो संस्थापक माना जाता है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखिएगा नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट प्रथम को, जो कि नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 730 से लेकर के दोस्तों कितना है दोस्तों 756 जो है वो माना जाता है। ठीक है, इस वंश के अनुशासक जैसा कि आपने देखा है जैसे वत्सराज हो गए, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय हो गए, ठीक है, यहाँ पे मिहिर भोज हो गए, महेंद्रपाल हो गए, देवपाल। ठीक है, लेकिन इस वंश का शासक देखे जाए भद्रभट्ट प्रथम नहीं है। नेक्स्ट है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो यहाँ पे जो है ये जो हेमचंद्र है ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे, ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, अमोक वर्ष है, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या फिर विद्याधर। तो जल्दी से ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, आंसर जल्दी से बताएं किसकी जो है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान रखिएगा कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल की, ठीक है, यहाँ पे जो है सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, कुमारपाल। और अगर हम बात करें ये एक महान विद्वान, ठीक है, हेमचंद्र, यहाँ पे जो है इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की दोस्तों कुमारपाल, ये जो है ध्यान रखिएगा सोलंकी वंश, चालुक्य की जो सोलंकी शाखा से संबंधित है। और इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो उनके गुजरात वाले क्षेत्र में शासन करते थे। और इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की दोस्तों तो यहाँ पे जय सिंह सिद्धराज, ठीक है, जय सिंह जो कि इनके बारे में यहाँ पे देखिए उपलब्धि जो हासिल किया था उन्होंने, जो प्रमुखता हासिल की इनके समय में, आगे चल करके जो है उन्हीं के उत्तराधिकारी कुमारपाल। ठीक है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 1143 से लेकर के 1172 तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने जो है इनकी भी सभा को जो है संबोधित किया था, अलंकृत किया था। ठीक है, किसने तो दोस्तों यहाँ पे महान जैन विद्वान है, ठीक है, हेमचंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो किसमें यहाँ पे शासकों के नाम दिए हैं, देखिए यहाँ पे जो है बंगाल में शासन करने वाले शासकों पाल वंश और सैन वंश से संबंधित शासकों के नाम दिए हैं।
जिसमें से दो नाम देखिए, यहाँ पे देवपाल धर्मपाल की बात करें तो ये पाल वंश से थे, विजय सेन और लक्ष्मण सेन जो कि सैन वंश के शासक थे, ठीक है, जिन्होंने बंगाल में शासन किया था। और इसमें से जो है लक्ष्मण सेन की दोस्तों बात करें, लक्ष्मण सेन जिन्होंने जो है नया संवत लक्ष्मण संवत चलाया था, ठीक है, कौन सा संवत चलाया था दोस्तों, लक्ष्मण संवत चलाया था, ठीक है, इन्होंने। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्मण सेन जो कि किससे संबंधित है, सेन वंश से संबंधित है दोस्तों, सेन वंश। और सेन वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, ये अगर आपसे पूछते तो सामंत सेन, ठीक है, सामंत सेन जो है वो संस्थापक था, ठीक है, किस वंश का, सैन वंश का। अगर हम लक्ष्मण सेन की बात करें दोस्तों तो इसने जो है अपनी राजधानी किसे बनाया था दोस्तों, लखनौती को, लखनौती की स्थापना करके इसने उसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और इसके दरबार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लक्ष्मण सिंह के दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण जो लोग रहते थे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों, जयदेव, ठीक है, जयदेव। जयदेव ने दोस्तों क्या लिखा है, गीत गोविंद की रचना की थी दोस्तों, ठीक है, किसने, गीत गोविंद की रचना किया था जयदेव ने। और इनके दरबार में कौन रहते थे दोस्तों, तो धोई, ठीक है, धोई, धोई भी इनके दरबार में रहते थे, जिसने पवन दूत की रचना किया था। पवन दूत के लेखक धोई, गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाया, सेन वंश का शासक था, इसने लखनौती को स्थापित करके लखनौती को राजधानी बनाया। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए लक्ष्मण सेन के, तो ये 1178 से लेकर के 1206 तक जो है इसने शासन किया था। बाद में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर जो है आक्रमण करके लखनौती को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अब दोस्तों की, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे विधिवेत्ता यानी कि विधिवेत्ता जो कि विधियों को बनाने वाले वेत्ता विद्वान थे, कौन थे दोस्तों, तो विज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने मिताक्षरा की रचना किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें दोस्तों किसकी, जीमूत वाहन, ठीक है, जिन्होंने दाय भाग की रचना किया था, ठीक है। और हेमाद्री, ठीक है, हेमाद्री, ये ध्यान रखिएगा, हेमाद्री ने किसकी रचना की थी दोस्तों, ये कर्नाटक के प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा, विद्वान थे। और इन्होंने अष्टांग हृदय पर, तो क्या किया था, अष्टांग हृदय पर इन्होंने क्या किया था, टीका किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, ठीक है। देखिए मिताक्षरा दाय भाग, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो है लेख है। मिताक्षरा में ये बताया गया कि पिता के जीवित रहते ही क्या है, पुत्री को या फिर पुत्र को जो है अधिकार मिल जाता है, पुत्री को नहीं, पुत्र को जो है अधिकार। दाय भाग ये बोलता है कि नहीं, पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र, यहाँ पे पुत्र को जो है अधिकार मिलेगा। दाय भाग देखिए ये पश्चिम बंगाल असम वाले क्षेत्र में लागू है, ज्यादा क्षेत्र में। बाकी मिताक्षरा जो है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा जो है लगभग आपको भारत में देखने को मिलेगा कि पिता के जीवित रहने के दौरान ही जो है पुत्र को संपत्ति पे अधिकार मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे राजशेखर दोस्तों, इनकी बात करें तो राजशेखर जो कि विधिवेत्ता नहीं थे, ये एक लेखक थे, ठीक है, कवि थे। और इन्होंने बहुत सारे जो है गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे, ये किसके दरबार में रहा करते थे, तो राजशेखर की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे दोस्तों महेंद्रपाल, ठीक है, महेंद्रपाल। और उनके जो पुत्र थे दोस्तों महिपाल को दरबार को इन्होंने सुशोभित किया था। इन्होंने बहुत सारी चीजों की रचना किया था, जैसे कि कर्पूर मंजरी, कई बार आपसे पूछा गया है, कर्पूर मंजरी की रचना इन्होंने किया। और इन्होंने किसकी रचना की, काव्य मीमांसा की इन्होंने रचना किया था, ठीक है, काव्य मीमांसा की रचना किया इन्होंने। और किसकी रचना किया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विद्यशाल, ठीक है, विद्यशाल भंजिका की रचना इन्होंने किया, ठीक है। और क्या बाल रामायण की रचना इन्होंने किया, ये भी पूछा गया है। बाल रामायण की रचना किसने किया दोस्तों, राजशेखर ने बाल रामायण की रचना किया। और किसकी रचना किया दोस्तों, भुवन कोश की रचना किया, ठीक है। हरविलास भी पूछा गया एग्जाम में, हरविलास की रचना इन्होंने किया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी विज्ञानेश्वर, हेमाद्री, जीमूत वाहन, ये लोग क्या थे, विधिवेत्ता थे मध्यकालीन भारत में। और राजशेखर जो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल महिपाल के दरबार में रहा करते थे, इन्होंने बहुत सारे काव्य रचनाओं की रचना किया, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सोचिए एक जो कि राजवंश है और उनकी राजधानियों को कूट के आधार पे जो है मिलाई है,
ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ जो है राजवंश है, एक तरफ राजधानी है। प्रतिहार राजवंश दोस्तों दिया है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये आपसे अगर पूछा जाए तो ठीक है ध्यान रखिएगा नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट माना जाता है। ठीक है, नागभट्ट जो है इसका संस्थापक माना जाता है। और इसका लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए दोस्तों तो वत्सराज जो है इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और प्रतिहारों का इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, मिहिर भोज था। और इसकी जो राजधानी थी प्रतिहारों की दोस्तों कौन सी, कन्नौज। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय माना जाता है दोस्तों, विजयालय। और इसने जो तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। परमार की दोस्तों बात करें यहाँ पे, ठीक है, परमार वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, सीयक द्वितीय माना जाता है। और परमारों की जो है राजधानी क्या थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, परमारों की राजधानी क्या थी, ठीक है, यहाँ पे जो है धारा थी। ठीक है, परमारों की राजधानी धारा थी। सोलंकी जो थी, सोलंकी वंश की दोस्तों बात करें तो ये जो है अग्निकुल से उत्पन्न राजपूत थे। इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो मूलराज, ठीक है ध्यान रखिएगा, मूलराज प्रथम माना जाता है। और सोलंकी जो है अहिलवाड़ वाले क्षेत्र में जो है गुजरात वाला जो क्षेत्र था वहां पे ये शासन करते थे। ठीक है, चल तो इसका जो करेक्ट आंसर पे हम चलते हैं तो ए का डी है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 32 का वो डी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ये। ठीक है, चल गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी दोस्तों, किसने किया था गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। ठीक है, अभी हमने आपसे बताया कि नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर जो है प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, नागभट्ट प्रथम। और इसका वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है दोस्तों, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्सराज। ठीक है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है। और स्थापना जो की थी वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बताया कि पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हमें गुर्जर प्रतिहार जो है शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में भी इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से ये पता चलता है कि इन्होंने मलेच्छ शासकों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, उन्हें बाहर से खदेड़ दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो थे। देखिए, जब कन्नौज पर हर्षवर्धन का शासन था तो कन्नौज जो है बहुत ही फला फूला, और ये चूंकि नदियों के दोआब क्षेत्र में, गंगा सोन नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिस कारण से इस क्षेत्र पर हर्षवर्धन के, जो कि यहाँ पे पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर बहुत सारी शक्तियां आपस में भिड़ गई। जिसमें से कौन कौन सी शक्तियां थी, तो ये गुजरात वाले क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे दक्कन वाले क्षेत्र में जो शासक करते थे राष्ट्रकूट, और ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जो पाल वंश के थे बंगाल वाले क्षेत्र में ये। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी जो है, यानी कि गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट शासक जो है आपस में काफी ज्यादा यहाँ पे जो है संघर्ष करते इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, कन्नौज को अगर बात करें दोस्तों, इसको प्राचीन समय में किन किन नामों से बुलाया जाता था दोस्तों, यहाँ पे महोदय नगर के नाम से बुलाया जाता था, महोदय श्री के नाम से इसे बुलाया जाता था। ठीक है, और जो है 8वीं शताब्दी पर इस पर संघर्ष करने के लिए इन स्त्री शक्तियों ने काफी संघर्ष किया था, जिसमें बाद में कहा जाता है कि जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अधिकार किया था, लेकिन वो लंबे समय तक अधिकार नहीं कर पाए थे, कुछ दिनों तक अधिकार किया उन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर गढ़वाल वंश वगैरह आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि महोदया किसका पुराना नाम है। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि महोदया जो है कन्नौज, जो कि इत्र की नगरी के नाम से फेमस है वर्तमान में। ठीक है, कन्नौज का जो पुराना नाम है दोस्तों, उसको महोदया के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है। तो नगर महोदया श्री के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, अभी हमने बात किया दोस्तों। ठीक है, ये जाना जाता है कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को जो है महोदया श्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन दोस्तों महोबा के थे, अभी हम लोगों ने बात किया। मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था, कनिष्क ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत के शहर दिए हैं, वर्तमान में इस शहर किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपसे पूछा है किस जिले में। यहाँ पे कोल और कोयली जो है, क्या ये कोयल जो है ये अलीगढ़ में है। महोदय, यहाँ पे महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाक भुक्ति कौशाम्बी। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था दोस्तों कि जेजाक भुक्ति कौशाम्बी में नहीं दोस्तों,
जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को जो है जेजाक भुगती, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जेजाक भुगती कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो है बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो जेजाक भुगती है। बाकी यहाँ पे दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो है कोल कोइल अलीगढ़ में, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे महोत्सव नगर जो कि महोबा है, महोदय श्री कन्नौज जिसे महोदया नगर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया था। तो यहाँ पे एक जो है खंभात में एक मस्जिद को तोड़ा गया था, उस मस्जिद को जो तोड़ा गया था उसके पुनर्निर्माण के लिए किस शासक ने जो है आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किस शासक ने? चामुंड राय ने, जय सिंह सिद्धराज ने, कुमारपाल ने या फिर महिपाल ने? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है बी है, जय सिंह सिद्धराज ने। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज ने जो खंभात में जो तोड़ी गई मस्जिद है उसके पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? आर्थिक सहायता दिया था। जय सिंह सिद्धराज दोस्तों गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, जिसको हम सोलंकी वंश कहते हैं। ठीक है, गुजरात के चालुक्य, ठीक है, चालुक्य शासक था और इसने खंभात में जो मस्जिदें थी उनके लिए जो है लगभग कितना? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख बालोम जिसे मुद्रा कहते हैं, 1 लाख बालोम या मुद्राएं जो है वो दान में दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राजा भोज ने शासन किया था किस क्षेत्र में? बस्तर में, धार में, महाकौशल पर या फिर उज्जैन में? तो ये बताइए, राजा देखिए, एक था मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वाला क्षेत्र था, एक था परमार वंश का शासक है दोस्तों राजा भोज, और राजा भोज दोस्तों जो शासन किया था वो धार वाले क्षेत्र पे किया था। ठीक है, धार वाले क्षेत्र पे राजा भोज ने शासन किया था। और ये परमारों का जो है पहला सेशन जो केंद्र था, जो परमार वंश का शासन था दोस्तों, वो उज्जैन वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, पहले जो प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है, वो उज्जैन थी परमारों की। आगे चल करके जो धारा है, धार जो है वो आगे चल करके राजधानी बन जाती है। राजा भोज ने जो है धार वाले क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, अगला है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो किस शासक ने दोस्तों जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी है? चलिए ऑप्शंस आपके सामने जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ, आंसर करिए और ये बताइएगा उस पुस्तक का नाम भी क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, भोज। जो परमार शासक भोज जिसने धार नगरी पर शासन किया था, उसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम था दोस्तों? युक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, युक्ति। ठीक है, युक्ति कल्प तरु। ठीक है, और दूसरी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? तो ये ठीक है, समरांगण सूत्रधारा। ठीक है, समरांगण सूत्रधारा जो है ये पुस्तक थी। युक्ति कल्पतरु जो पुस्तक थी दोस्तों, तो ये किस पर थी? तो ये नाव बनाने, ये भी पूछा गया है कि नाव बनाने की विधि से संबंधित है, नाव बनाने की विधि से ये पुस्तक जो है संबंधित थी। ठीक है, और इन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकों की जो है रचना किया था इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे इन पुस्तकों की भी रचना की थी, जैसे कि सरस्वती। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती पुस्तक थी। ठीक है, कंठाभरण पुस्तक थी। ठीक है, और कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? सिद्धांत संग्रह पुस्तक थी। ठीक है, इस पुस्तक की सिद्धांत संग्रह पुस्तक थी। ठीक है, योग्य सूत्रविद थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सी थी? योग्य सूत्रविद। ठीक है, इन महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना किया था। ध्यान रखिएगा, युक्ति कल्पतरु जो कि नाव बनाने की विधि से पुस्तक संबंधित है। सम्रांग सूत्रधार की भी रचना भोज ने किया था। तो भोज काफी विद्वान थे, विद्वानों के संरक्षक भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी, यानी कि स्थापित देवी कौन सी, यानी कि भोजशाला मंदिर में किस देवी को स्थापित किया गया था? भगवती दुर्गा को, भगवती पार्वती को, भगवती लक्ष्मी को या फिर भगवती सरस्वती को? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भोजशाला मंदिर की जो है अधिशास्त्री देवी थी दोस्तों, वो कौन सी थी? भगवती सरस्वती थी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, भगवती सरस्वती थी। और ये जो भोजशाला मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? भोजशाला मंदिर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, जहाँ पे किसने शासन किया था? भोज ने शासन किया था। और ये जो है मंदिर दोस्तों, ठीक है, वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी को वाग देवी भी कहा जाता है। ठीक है, वाग देवी से संबंधित है।
और ये भोसाला मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था, ये जो निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ये भोज, राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, राजा भोज के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में करवाया गया था, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जो है ये जो है करवाया गया था, संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। अब जो है ये भोजशाला मंदिर वर्तमान में ये कहाँ पे है दोस्तों, किस परिसर में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है, ठीक है, कमाल, ठीक है, मौला मस्जिद के परिसर में स्थित है, ठीक है, कमाल मौला मस्जिद के परिसर में ये जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है, तो कौन शासक जो है इसमें से परमार वंश का शासक नहीं है, ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है ध्यान रखिएगा, गांगेय, ठीक है, गांगेय जो है ये परमार वंश का शासक नहीं है, ठीक है, गांगेय। तो ये किस वंश का दोस्तों शासक है, तो ये गांगेय की दोस्तों बात करें तो ये कलचुरी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कलचुरी वंश का ये शासक है, ठीक है, एक शक्तिशाली शासक है। और इसने उपाधि कौन सी धारण की थी दोस्तों, उपाधि की बात किया जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य उपाधि को इसने जो है धारण किया था। और ध्यान रखिएगा जब पूर्व मध्य काल में जब स्वर्ण सिक्के जो है विलुप्त हो चुके थे, तो पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों को चलाने की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो ये गांगेय के द्वारा जो किया गया था, ठीक है। बाकी जो कौन से शासक है, बाकी बात करें तो ये परमार वंश के अनुशासक है, उपेंद्र है, मुंज है, उदयादित्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान है, ये प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तरफ देखिए बौद्ध गया, दोस्तों बौद्ध गया कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा बौद्ध गया तो बिहार में है, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ही हमें गलत निकल गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बिहार में है, ठीक है, बौद्ध गया, ठीक है, जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, तुरंत ये हटा दीजिए। खजुराहो बुंदेलखंड में खजुराहो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे चंदेल सास को बुंदेलखंड जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जेजाक भुक्ति, ठीक है, कौन सा नाम है इसका, जेजाक भुक्ति, ठीक है, जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ये करेक्ट है। शिरडी दोस्तों विदर्भ में नहीं है, शिरडी दोस्तों बात करें तो ये अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, और ये अहमदनगर दोस्तों कहाँ है, ठीक है, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, और हमें सही देखना है। तो देखिए तीसरा भी निकाल दीजिए इसमें से, ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे किससे आंसर मिल गया, 2 और 5 बस सही है, यानी कि नासिक भी गलत है दोस्तों, नासिक तो मालवा नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। तिरुपति की बात करें दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश के, ठीक है, रायलसीमा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 5 जो है सही सुमलित है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोडवाहों के रचयिता थे, गोडवाहों के रचयिता दोस्तों कौन थे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोडवाहों के जो रचयिता थे वो वाकपति थे, ठीक है, वाकपति जो थे गोडवाहों के रचयिता थे। और वाकपति किसके दरबार में थे, तो कन्नौज के जो राजा थे दोस्तों, ठीक है, कन्नौज के, ठीक है, कन्नौज के जो राजा थे, ठीक है, राजा यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन के दरबार में थे, ठीक है, यशोवर्मन के दरबार में ये रहा करते थे, ठीक है, वाकपति, इन्होंने किसकी, गोडवाहों की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, अर्घट्टा दोस्तों किसे निरूपित करता है, ये बधुआ मजदूर है, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र या वाटरविल है, या फिर कृषि भूमि में बदल गई बंजर भूमि है। तो दोस्तों अर्घट्टा की बात करें दोस्तों तो ये भूमि की सिंचाई के लिए जो जल चक्र होता था, ठीक है, जो वाटर व्हील हुआ करता था, जो ऐसे पानी में देखिए गोल 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 ऐसे से घूमता है और ये पानी को आगे की तरफ ढकेलता जाता है, ठीक है, तो ये वाटर व्हील हुआ करता था। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है, जिसको हम क्या कहते थे, मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों की, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा, कश्मीर का अकबर जिसे जो है किसे कहा जाता था दोस्तों, किसे कहा जाता था, ये सुल्तान शमसुद्दीन शाह है, सुल्तान कुतुबुद्दीन है, सुल्तान सिकंदर या फिर सुल्तान जैनुल आबदीन। दोस्तों सुल्तान जैनुल आबदीन जिसे शाही खां कहा जाता था, इनका अन्य नाम दोस्तों शाही खां था, ठीक है, शाही खां था। और ये ध्यान रखिएगा इन्हें जो है
कश्मीर का अकबर कहा जाता था, किस कारण से? क्योंकि ये जो है धार्मिक जो है मामलों में अकबर के समान थे, यानी कि दरअसल जिस तरीके से अकबर जो था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक सहिष्णु शासक था धार्मिक मामलों में, उसी तरीके से जैनुल आबदीन भी जो थे सहिष्णु थे काफी ज्यादा। और इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने ध्यान रखिएगा जजिया कर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, जजिया कर को हटाया था, और जजिया कर को हटाने वाले ये पहले सुल्तान बने थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, गौ हत्या पे, ठीक है, गौ हत्या पे रोक लगाई थी, ठीक है, गौ हत्या पे इन्होंने रोक लगाया था, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो है बहुत सारे जो है जैसे कि महाभारत, ठीक है, इन्होंने महाभारत, ठीक है, महाभारत, साथ ही साथ दोस्तों दशावतार, ठीक है, दशावतार, और कौन सा दोस्तों यहाँ पे राज तरंगड़ी, ठीक है, राज तरंगड़ी की जो है इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है, क्या करवाया था, फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, सुल्तान जैनुल आबदीन ने जो है अनुवाद करवाया था। और इनका जो वास्तविक नाम वो शाही खां था, और इनको जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता था, इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है कश्मीर के शासक बने से कश्मीर के सिंहासन पे लगभग ये कब बैठे थे दोस्तों, तो 1420 में जो है लगभग ये बैठे थे। चलिए, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, जो प्रश्न अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही प्रश्न पूछ दिया है कि जैनुल आबदीन जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, ठीक है, उनका जो वास्तविक नाम था वो शाही खां था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, शाही खां जो था ये उनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट दोस्तों कश्मीर में शासन करने वाला वंश था, और इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है, तो नान्यदेव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नान्यदेव जो था वो कर्नाट वंश का संस्थापक था, नान्यदेव, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नान्यदेव, इसका जो टाइम पीरियड था, इन्होंने कब शासन किया था, तो 1097 से लेकर के 1098 एक वर्ष इन्होंने शासन किया था। और ये जो है कर्नाट की राजधानी जिसका नाम था सिमरावगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिमरावगढ़ की स्थापना किया था, ठीक है, जो कि कर्नाट वंश की राजधानी थी, ठीक है, राजधानी थी। और इस राजधानी को जो है स्थापित करने वाला शासक कौन था दोस्तों, ठीक है, नान्यदेव था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है काफी ज्यादा जो है मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता था कर्नाट वंश को। चलिए, अगला, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपसे पूछा है, तो अंतिम शासक दोस्तों कर्नाट वंश का कौन था, तो हरि सिंह जो था वो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, हरि सिंह, ठीक है। और हरि सिंह ने दोस्तों, ये जिसे हम हरि सिंह देव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हरि सिंह देव के भी नाम से जाना जाता था। और इसने ध्यान रखिएगा लगभग जो है 1284 से, या फिर ध्यान रखिएगा 85 से लेकर के 1325 के बीच में इसने जो है शासन किया था। कला साहित्य का महान संरक्षक था, और जो है इसने जो है इन्होंने क्या किया था, पूंजी व्यवस्था की, ध्यान रखिएगा, पूंजी व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। तो हरि सिंह देव जो है, या फिर हरि सिंह जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुशपाल शिलालेख की दोस्तों बात करें तो हमें सबसे पहली बात ये कहां से मिला, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर, ठीक है, बस्तर जो है रियासत है, वहां से हमें कुरुशपाल शिलालेख मिलता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो किस राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर प्रथम, ठीक है, सोमेश्वर प्रथम के बारे में जो है हमें यहां से जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये अभिलेख ध्यान रखिएगा, ये अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है कुरुशपाल। और यहाँ पे जो सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्राम दान देने का जो है उल्लेख मिला है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न जो कि सम्मिलित करना है हमें कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ राजा एक तरफ राजवंश है, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन सा सही युग्म है? नानुक दोस्तों क्या चालुक वंश से थे? बिल्कुल ठीक है, माफ करिए, चंदेल वंश से थे, बिल्कुल, नानुक जिन्होंने चंदेल वंश की स्थापना किया, ये तो सही है, ठीक है, क्या ये यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही सम्मिलित करना है हमें, तो यहाँ पे जो जय सिंह, ठीक है, यहाँ पे देखिए जय सिंह जो है परमार वंश का नहीं थे, ये भी जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा चंदेल वंश के ही थे, तो ये तो युग्म गलत है दोस्तों, ठीक है। तो हमें देखना है कि कितने युग्म सही है, पहला सही है,
नागवटदुती गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, नागवटदुती गुर्जर। और भोज दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया कि परमार वंश से संबंधित है, ठीक है, भोज जो थे वो परमार वंश से संबंधित है, तो ये भी गलत है, यानी कि सही केवल 2 युग्म जो है वो सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नानुक दोस्तों जो कि चंदेल वंश के संस्थापक थे, जयसिंह भी दोस्तों चंदेल वंश के शासक थे, नागवटदुती गुर्जर प्रतिहार थे, भोज जो कि परमार वंश के शासक थे जिसने धार नगरी पर जो है शासन किया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट सेशन एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो रहा है, यानी कि प्राचीन भारत के सभी जो है अभी तक के प्रश्न, अभी तक के चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये आज हमारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। अब बात आएगी दोस्तों मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन जो है भारत का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी जो है आपके सामने, या तो मैं या तो सर जो है मध्यकालीन भारत का चैप्टर आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहिए, सारी चीजों को बार बार रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, मस्त रहिए, खुश रहिए।